जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब। आप फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं भारत के, और भारत के टॉप के नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और अक्सर आपको सर को देखते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे। सर के तारफ की कोई जरूरत नहीं है। जनरल साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, बेसिकली आज आपसे सीखना चाह रहे थे और जो जानना चाह रहे थे वो ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में आप क्या समझते हैं। वैसे तो वन बाय वन मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि हाउ डू यू, आप क्या जो है वो क्रोनोलॉजी देते हैं या हायरार्की स्टैब्लिश करते हैं कि भारत के टॉप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। मतलब व्हाट इज important for Prime Minister Modi and for the India, sir? कंवर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। आपने पूछा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, और मैं तो कहूंगा कि 2020 ने पूरे विश्व को बताया है कि सिक्योरिटी को सिर्फ आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए, लेकिन पूरे स्पेक्ट्रम से देखना चाहिए। जिस प्रकार 2020 ने बताया कि हेल्थ भी एक सिक्योरिटी इशू है, 2020 ने यह भी सिखाया कि इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट है। लेकिन आपने एकदम सीधा सीधा और शुरू शुरू में पूछा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो भारत का जो अ, सबसे पहले जो प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो है चाइना से। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और पहले 2020 से पहले हम इसको बहुत सॉफ्टली और डिप्लोमेटिक तरीके से इतना उभार के नहीं बोलते थे, लेकिन जो 2020 में हुआ उसके बाद तो बिल्कुल। आपको याद होगा कि 1998 में भारत के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने भी कहा था कि चाइना एक प्राइमरी थ्रेट है। उसके बाद मीडिया में काफी उबाल भी आया था इस बात से, लेकिन ये 2020 में प्रूव हो गया है कि जो चाइना है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में प्राइमरी इशू है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान से टेररिज्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह निकलता है, और जिस प्रकार पाकिस्तान टेररिज्म को एक हवा देता है, एक गढ़ सा बना हुआ है, ये दूसरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान और चाइना का एक कोल्यूसिवनेस है, वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके अलावा अगर बहुत बारीकी में जाऊं तो भारत के अंदर में भी कुछ एक चाइना और पाकिस्तान की प्रॉक्सीज लॉबीज हैं, जो किसी भी देश में, आपके देश में भी हैं, जो एंटी गवर्नमेंट एंटी नेशन करते हैं, वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन 2020 ने सिखाया कि सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट को मिलिट्री दायरे में देखना काफी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, हेल्थ, ये उभर कर आए हैं कि ये भी सिक्योरिटी थ्रेट की नजर से देखना चाहिए। कल्चरल, सिविलाइजेशनल जो आपकी सिक्योरिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्र, और सबसे बड़ी चीज होती है उसके बाद भी समाज, और हर राष्ट्रीय मतलब हर सिटीजन। तो इन तीनों की हिफाजत करना हर एक फील्ड में एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और मैं ऐसे कहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है नेशनल सिक्योरिटी में सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जिस प्रकार चाइना पाकिस्तान ने दोनों ने ही मिलकर एक ख्वाब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और उसको गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से निकालने की एक सोची है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो कभी भी सफल नहीं हो सकती है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो अनरिजॉल्व बॉर्डर हैं वो भी, जिस प्रकार अक्साई चिन है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के तहत ही आते हैं। और बढ़कर क्या है कि अभी जिस प्रकार हम सीख रहे हैं सब, जो कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि सोच और विचार का डोमेन, यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक परसेप्शन का, और इस जगह ये जो साइकोलॉजिकल एरिया है, इसके अंदर में भी बहुत चैलेंजेस हैं। जिस प्रकार रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये भी हैं जो एक देश को देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो फ्यूचर चैलेंजेस है वो हमारे सामने में खड़े हैं, जिनका नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स के ऊपर में बहुत फर्क पड़ता है। जिस प्रकार साइबर डोमेन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
UAV, drone, nanotechnology, quantum computing. तो ये जो टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी का, ये एक बहुत ही विस्तार वाला टॉपिक है। और मैं अगर मैं देखूं कि अभी मैं इंडिया से ऊपर उठकर अगर देखूं कि साउथ एशिया में क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से चाइना का एक्सपेंशनिज्म है, ना केवल भारत के अगेंस्ट में, लेकिन आपके देश के अगेंस्ट में भी उनका जो एक्सपेंशनिज्म है, जिस प्रकार उसकी नजर ग्वाडर के ऊपर में है, जिस तरह उसकी नजर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में है, जिस तरह उसकी नजर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म है, इसका जो नजर पाकिस्तान के ऊपर में है, वो अवश्य ही आपको पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपके मैंने कुछ एक हाल ही में यूट्यूब देखे हैं, और ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो इस नजर पर अपनी एक फोकस लगाए हुए है कि किस प्रकार रेडिकलाइजेशन ने हमारे साउथ एशिया को अफेक्ट किया है, किस प्रकार हमारे साउथ एशिया की इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, और किस प्रकार कोविड का हमको जो एक टोल देना पड़ेगा, एक असर देना पड़ेगा। ये सब हमारे साउथ एशिया की सिक्योरिटी के ऊपर में एक खास असर डालने वाली चीजें हैं। बिल्कुल सही है सर। जन साहब, आपने इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिवली और एट लेंथ जाके जो एक हायरार्की के साथ जो भारत के चैलेंजेस हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं इसमें वन बाय वन भी आपसे डिस्कशन कर सकता हूं, और मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ी चीजों को मजीद अनर्थ करूं ताकि हमारे व्यूअर्स को अंडरस्टैंडिंग हो सके। सर, आपने टॉप मोस्ट जो अपना भारत को जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर किया वो चाइना को किया। तो जल साहब ये बताएं सर कि ये जो अभी बात चल रही है कि जो इंडिया है वो शायद एक एशियन नेटो बन रही है जिसमें क्वाड के कुछ ममालिक होंगे। फिर ये बात चल रही है जी के जो ट्रांस अटलांटिक क्वाड बनाया जाए। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि भारत जो है ये जो एक स्केच बन रहा है एशियन नेटो का, जिसमें जारी बात है भारत जापान ये जारी बात है आएंगे। सो डू यू सी के इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एशियन नेटो जो कि अमेरिका जापान बाकी जो ममालिक है ऑस्ट्रेलिया इनके साथ मिलकर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा अगेंस्ट चाइना? फिर मैं बाकियों में भी आता हूं सर। देखिए कमर जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बदलाव के बादल आए हुए हैं और द एंटायर ग्लोब इज चेंजिंग। The biggest find of 2020 was that China is on the route of expansionism, China is on the route of belligerence, and China is becoming a threat. I think if anybody understands China's threat, then India, I think, understand it the best, because 2020 we battled it out. And India brought them to the knees. I would say that the sheer fact that the China has decided to pull back, and it is the first time in the history of China that they have moved back, they have pulled back from the place which they came or occupied. So I think India has learned the lessons best. And India has also learned one lesson, that it is India themselves who will have to bear the brunt and bear the answer for the Chinese expansionism. There's no doubt about this. Apart from that, China has been attempting to also put a security pressure on India through the closeness with the Pakistan. We'll have to be ready for both the fronts. There is no doubt about this. Then you came on to the point saying, taking a quote saying that NATO of Asia. I wouldn't like to call it NATO of Asia, but I would like to say the security solution for Asia, or the countries where China's belligerence is similar. If you have read 2020 properly, and you are a very sharp intellect, and you would have read the maps or what China did in 2020. It was not only in the East Ladakh that China was focused as far as the belligerence was concerned. He had opened all the fronts, be it East China Sea, South China Sea, Taiwan, Indo-Pacific area. And I would say that even on the diplomacy, he had adopted a system of wolf diplomacy. And he was trying to colonize through the economy. So I would say that on all the fronts, there was an aim to do
belligerence on all fronts, be it security, diplomacy, or economy. And Pakistan is the first one who knows the topic economy, because the way it is sliding down, you have been looking a very sharp eye on this, and you are warning your own nation on the economic front. So it is, I would say, India, we have to find the solution against the Chinese expansionism and the way they have been going on these issues ourselves. But at the same time, there is a combined challenges in the area of Indo-Pacific, and that's how very natural process the Quad has again come back. Earlier, it is not absolutely a new concept. This has been on, but only thing is that it is taking on the bigger frequency at the moment. And you would also heard that Australian Prime Minister has said that soon we are going to have an apex meeting of the Quad. That means the Prime Minister of India, President of US, Prime Minister of Japan, and Australia are going to have a meeting on the Quad. That shows that the Chinese belligerence has not gone away anywhere. In fact, their actions in South China Sea, their action in Taiwan, and this affects India. I think that's the point that you got to see it from that perspective. बिल्कुल ठीक है जल साहब, ऑब्वियसली आप हर चीज चाइना के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, बल्कि भारत ने सर क्या रिवॉल्व करना है इस वक्त, तो देखा जाए तो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उठ के तो सारी चाइना के बैकयार्ड में आ रही है. तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग चाइना इज अ थ्रेट, is considered a threat for the western world and particularly for the region, because उन्होंने अपने आप को इस काबिल ले गए हैं. लेकिन जल साहब, मूविंग फॉरवर्ड, आपने बात की पाकिस्तान की और आपने बात की पाकिस्तान की दहशतगर्दी की, जी हम स्पॉन्सर करते हैं और इस तरह. सर, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हमें भारत से बात करनी है, हमें डायलॉग करना है. अभी रिसेंटली भी आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर ने बात की. ऑन दी अदर हैंड, हमने डॉसियर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए हैं जहां पे भारत की इन्वॉल्वमेंट है. कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क हमने पकड़ा, जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब पाकिस्तान ने एक्सप्लोर की और दुनिया को बताया कि किस तरह, जिसको पूरी दुनिया ने कवर किया. फिर जल साहब, उसके बाद देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर जो जमातुल अहरार और TTP का जो गठजोड़ है उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है भारत की तरफ से. बलोचिस्तान में जल साहब, हमारे यहाँ पे जो हमारे बलोच भाई कुछ नाराज हो गए हैं, उनको आप फंडिंग कर रहे हैं ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिस्टर्ब किया जाए. कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला किया गया ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो. सो आप कहते हैं कि कश्मीर के रिलेटेड है आपके प्रॉब्लम है. हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है जिसपे आप जो है वो हमें नॉन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. कश्मीर एक लेजिटिमेट इशू है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको तो कश्मीरी आपके खिलाफ उठ के लड़े तो दैट इज द पॉइंट, वो जो मर्जी कर रहे हैं. लेकिन एक सेटल्ड मुल्क में जहां पे कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, जब भारत इस तरह चीजों को फाइनेंस करता है, जब जो पाकिस्तान का मौकफ है, एक मौकफ आपने रखा, एक मैंने मौकफ आपके सामने रखा कि, और प्रॉपर मैं एविडेंस दे रहा हूं. सो हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान्स assertions के on this sponsoring terrorism in Pakistan? आप हमें कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं. What is the way forward, जल साहब? I'm very happy, कमर साहब, आपने जो लास्ट वर्ड कहा ये मेरे को बहुत पसंद आया. आपने कहा वे फॉरवर्ड. इनफैक्ट आप जैसे इंटेलेक्चुअल बहुत कम हैं जो सोचते हैं कि रिकमेंडेशन, ऑप्शन और सोल्यूशन क्या है. एंड मैं आपको दाद देता हूं इस बात के लिए. आपने कहा व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड वही है, देखिए, जहां पर गलतियां की हैं उन गलतियों के जड़ से हटा देना, वही एक वे फॉरवर्ड है. अब आपने इतने सुंदर पॉइंट्स को पेश किया, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव यू माई पर्सपेक्टिव ऑन द वे फॉरवर्ड. मेरे को मालूम नहीं है मैं जड़ से शुरू करूं कि वे फॉरवर्ड से शुरू करूं. चलो वे फॉरवर्ड से शुरू करता हूं. वे फॉरवर्ड से यह है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा. ये पहला वे फॉरवर्ड है. देखिए, हमारी तो बात छोड़िए, FATF ने बोला है, उन्होंने 3 चीज कही है कि पाकिस्तान हैज फेल्ड टू फुलफिल 3 की टेस्ट रिगार्डिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग. पहले आपको वो करना पड़ेगा. फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज येट टू डेमोन्स्ट्रेट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. दूसरा पॉइंट ये है. तीसरा पॉइंट, उन्होंने आपके कोर्ट को भी हिदायत दी है और रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, आप अपने जो पनिशमेंट्स है प्रोपोर्शनेट कीजिए इन टेररिस्ट को. ये 3 बातें उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि वो इंक्रीज मॉनिटरिंग आपके ऊपर में करेंगे इन तीनों बातों को लेकर. ये पहली बात है.
दूसरा, मैं बहुत नम्रतापूर्ण भी और बहुत स्ट्रांगली फॉर्मली भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब तक आप कश्मीर का राग रंगते मतलब करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इंटेलिजेंटली देखें तो जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था भारतीय पार्लियामेंट से, तो आई थिंक यू शुड टेक अ क्यू। आई थिंक द कश्मीर कार्ड स्टोरी नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान इज टोटली ओवर। if you de-link yourself from that, and actually ये 22 अक्टूबर 1947 से आपकी स्टोरी नैरेटिव तरीका was on, until unless you take this out of your perspectives, the things cannot get corrected. अगली बात एक बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में it has been told to Pakistan many times that terror and talks will not go together. लेकिन इन सब के बावजूद भी जो फरवरी से पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे हैं, जो 2 फरवरी को Pakistan Army Chief had said कि अमन का हाथ, and I would say this first time that 5th February on the Kashmir Solidarity Day, जो सुर था वो अलग था पाकिस्तान का। जो 18 फरवरी को there was a meeting of SAARC nations on the COVID issue, and first time that Pakistan did not mention the word Kashmir in that conference. And thereafter you have seen that India permitted Pakistani Prime Minister's flight through Indian airspace. So after that, if you look at the events which have happened in the DGMO talks, we have talked about the ceasefire on LOC. I think this is something very good because this will bring relief to the border areas. We had seen that whenever Pakistan was violating the ceasefire, and in 2020, it was a limit. It was a 4,650 ceasefire violation. In fact, you will recall that 2003 to 2006, we didn't have any ceasefire violation. 2019, there were 28. And from that 28 in 2009, it jumped up to 4,650 in 2020. But I think it is good that prudence has prevailed. And now both the nations have said that we'll have a ceasefire. But one thing is definite, let's be very honest and sincere about what we're talking. India doesn't have much trust because you have been eroding the trust right from 22nd October 1947. You did it in Kargil. And therefore, I think to rebuild the trust is very important. And Qamar Saab, in fact, aapne jo sawal kiya, I'm personally very happy about it because what is required is the introspection by Pakistan, I would say, by both the countries, no doubt about this. But Pakistan has got to do a strategic reversal because how has this option of terrorism, fundamentalism, radicalism has affected Pakistan is something which you have also been propagating. Because the way your economy, governance, administration, politics has suffered. In fact, I would say that since you've been to France, so you saw the perspective of radicalization and the view on radical Islam, which France sees. You have also put in some very wise word on Pakistan-Turkey relationship. I would say that this type of a strategic reversal by Pakistan has got to be done. In fact, you said, what is the way forward? Way forward is one thing very definite, that please dismantle the terrorism infrastructure. It should be visible. It should be verifiable. And, I don't know how to put across this little sensitive point that Pakistan Army, ISI and terrorist group have harmed the nation, Pakistan, and the Awam in a very big way. In fact, very difficult for you to be sitting there and agreeing on this perspective. But one thing is definite. If somebody takes the spine of the Pakistan, that is starting from Gwadar and going on this corridor, I think it is obviously trying to totally take away the very personality of the nation and the Awam of Pakistan. In fact, I would say one thing that you may like to have the look at the depth which the nation has gone through. You like to know for yourself how will Pakistan pay back this debt in the coming times. I think these are the very big challenges and the signal which has come from Islamabad recently. On your finance minister losing that very critical aspect of it. In fact, when the finance minister of a nation lose politically, and wherein your Pakistan Prime Minister himself
had put in so much of effort. It is a indication. It shows which direction the things are heading. It shows how the polity of your nation is understanding that the current dynamics of the proxy governance by Pakistan Army, ISI, and the terrorist groups have totally eroded Pakistan. From your smile, I can make out that, look, intellects like you, those people who will bring out a change in Pakistan, it's a very difficult task, but it has got to be done within Pakistan. Because India has very categorically said, the MEA of India had said India desires normal and neighboring relations with Pakistan, and we are committed to addressing the issues in a peaceful bilateral manner. Very categorically, this came immediately after the DGMO talk. So I would say that fundamentally and basically, if I can just summarize the entire thing into 4 points. One is terrorism has got to be uprooted. Secondly, Kashmir issue has got to be totally rethought from Pakistan point of view. And I would say that you may like to rethink on the collusiveness that you had with the China and the effect. And fourthly, I would say that when somebody plans a corridor or a road or a belt, whatever it is, then it cannot be through the sovereignty of another nation. I think that must be understood. जल साहब, आपने तो बड़ी बातें की है, लेकिन अगर आपकी बात मान ली जाए तो हमें तो पाकिस्तान से कहीं और चले जाना चाहिए. इसका मतलब ये है, I have written everything what you have said, sir, but just to correct some of the things in my perspective. जस्ट आप 2014 में जो सीज फायर 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई, उससे पहले और उसके बाद आप देखेंगे एलओसी के ऊपर क्या हालात थे. 2014 से पहले एलओसी बिल्कुल ठीक थी. 2014 के बाद, एंड फॉरगेट, आई एम जस्ट कोटिंग हैप्पी मून जैकब, जिन्होंने पूरी एलओसी के ऊपर बुक लिखी, और उसके बाद भी आप पिछले 2-3 साल 4 साल के सारे स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें, तो ये भारत में क्या हुआ कि एक नई गवर्नमेंट आई और एलओसी जलना शुरू हो गया. इसके ऊपर भी थोड़ी इंटरनल सोचिएगा. ये मेरे सामने पॉइंट आ गया. अभी आपने एफएटीएफ की बात की. एफएटीएफ की 2 बड़ी चीजें थी सर. एक तो ये था कि फाइनेंशियल रिजीम चेंज करने थे, जो कि हमने बहुत सारे किए, जारी बात है. अभी फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट कह चुका है कि भारत के जो बैंक्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं. सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, स्विट्जरलैंड, सारे ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व है. हमें क्यों पकड़ लिया, मैं बता देता हूं. 2 मेजर वजूहात थी. एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, 1267 एंड 1373, जो कि हमें बहुत पहले ठीक चीजें कर लेनी चाहिए थी, बहुत हमने लेट की. अगर हम आज से 6, 8, 10 साल पहले कर लेते तो आज हमें इस चीज ना देखनी पड़ती. दूसरा, अमेरिका बहादुर का प्रेशर, क्योंकि दे वांट टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड फॉर दैट दे नीड आवर सपोर्ट. सो वो हमारे ऊपर वो जो कैरेट एंड स्टिक है वो रखना चाह रहे थे. सो वी अंडरस्टैंड कि वो एक ये पॉलिटिकल गेम है. हमें 2015 में उन्होंने निकाल दिया था ग्रे लिस्ट से, तब भी सारा कुछ मौजूद था, तब भी हम ग्रे लिस्ट थे. 2012 से 15 में रहे, और क्योंकि उनको हमारी जरूरत थी हम ग्रे लिस्ट से निकल गए. ये चीजें पहले तो नहीं हुई थी. ये तो पहले भी 1267 और 1373 ऐसी पेंडिंग था, लेकिन हम ग्रे लिस्ट से निकल के मुस्बत लिस्ट में आ गए. फिर हमें डाल दिया गया क्योंकि दे नीड इट भाई, क्योंकि वो कर सकते थे. सो ये हमें पता है कहां पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कहीं पे हमारी कमजोरियां भी थी, वो एड्रेस कर लेनी चाहिए थी. जल साहब, एक तो बस पॉइंट करूं, फिर मैं अगले आपको सवाल पूछना चाहता हूं. दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, हमारा भी यही मौक़िफ़ है. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना बंद करे, भारत टीटीपी को सपोर्ट करना बंद करे, भारत जो है वो जमातुल अहरार को सपोर्ट बंद करे, भारत बलोच हमारे जो भाई नाराज हैं उनको फंडिंग पैसा देना बंद करे कि वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करे, और भारत पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है उसकी रिस्पेक्ट करे. दिस इज आवर पर्सपेक्टिव. होपफुली समहाउ यू विल रियलाइज इट. कश्मीर की बात, जल साहब, कश्मीर इज अ सेंटर फॉर एवरीथिंग. हमारे आपके साथ 74 साल से 72 साल से ताल्लुकात खराब हैं बिकॉज ऑफ कश्मीर. सो हाउ कम वी जस्ट कांट फॉरगेट कश्मीर की. जी, कश्मीर को छोड़ दें और आपके साथ जनाब हंकी डोरी हो जाए और बहुत अच्छा और भारत के पॉइंट मान लें. सो ऐसे तो नहीं हो सकता. मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें हमें पहले और इकोनॉमी पे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मीडिया डेवलपमेंट और चीजों पे आना चाहिए. बाद में जितने बड़े आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको भी 1 by 1 सॉल्व कर लेना चाहिए, अच्छे सियाने पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड ममालिक की तरह. एंड आई एम श्योर इट विल बी डन.
the way DGMOs of both the countries have shown the magnanimity, the way military diplomacy has worked, I'm sure we will find a way. और जारी बात है, China is in the center of everything in Pakistan. Why? Because China is a strategic partner है. हमारी हर तरह की कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है उनके साथ. So how come आपका दुश्मन हो सकता है? आपने फैसला किया है कि आपने मगरब के साथ मिलके चाइना का मुकाबला करना है. हमने ये फैसला किया है कि हमने मगरब के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशंस कोऑपरेशंस की हुई हैं, आइंदा भी रखेंगे, बट वी विल कीप चाइना इन लूप एंड वी विल बी द पार्टनर ऑफ चाइना in coming decades as well. So these are the core interests. So अगर आपके प्रॉब्लम है तो that doesn't mean कि हमें चाइना से पीछे हट जाना चाहिए. और जो आपने CPEC की बात की, CPEC किसी की टेरिटरी से नहीं गुजारना चाहिए. This is our territory. We control it. We have 100% control on the territory and बस ये हमारे पास है for one reason or the other जो भी है. So हमें दुख तब होता है जब भारत हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता, जब भारत के लोग हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटरी की एक्सेप्ट नहीं करते. और जल साहब आखिरी चीज जो आपने ISC और फौज की बात की, आपको पता है जल साहब हमारी फौज हमारे दिलों में राज करती है. क्यों भला? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस, दे लव देयर कंट्री. उन्होंने जाने दी हैं, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में 8,000 जवान शहीद किए हुए हैं हमारे. और वो उनकी बीवियां जिनके हस्बैंड चले गए, बच्चे जो हैं यतीम हो गए, और दे आर प्रोटेक्टिंग अस. क्यों? हमारे प्रोटेक्ट करते हुए. और हमारी अवाम ने भी दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी हैं. 70-75 हजार बंदा शहीद हुआ इस मुल्क में. हमने $125 अरब डॉलर का नुकसान किया है. हमें वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए वॉर, टेररिज्म. सो हमें ना बताया जाए जल साहब के दहशतगर्दी खत्म करें. हमने खुद कुर्बानियां दे के दहशतगर्दी खत्म की है. आपने तो बातें कर रहे हैं ना, हम दहशतगर्दी जल साहब हमने वी वर इन द सेंटर ऑफ द वॉर. जब अफगानिस्तान में सारा चल रहा था, मुझे बताया ना दुनिया का कोई मुल्क जिसके मुल्क में नॉन स्टेट एक्टर हो और उन्हें खत्म कर दिए हो. हम ये क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान के चप्पा चप्पा से हमने नॉन स्टेट एक्टर खत्म कर दिए. जो थोड़े बहुत हाइडआउट्स रह गए हैं, लोन वोल्फ रह गए हैं, जल साहब वो भी इंशाल्लाह सफाया कर देंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे. हर वो आंख जो पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी, और हर वो आंख जो मेरी फौज और मेरी ISI मुझे प्रोटेक्ट करती है हर उस नेफेरियस डिजाइन से जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचता है. तो मैं उनकी इज्जत करनी बंद करूं, मैं उनको अंडरमाइन करूं? कभी भी नहीं. और हर पाकिस्तानी, गैरतमंद पाकिस्तानी कभी भी ऐसे नहीं कर सकता. सो वी रिस्पेक्ट इंडिया. आप एक सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी और हमारी सेंसिटिविटीज की भी रिस्पेक्ट की जाए. अदरवाइज फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, उसी को हम फॉलो करेंगे. जलसफ आपने बड़ी तरतीब से बहुत एक जारी बात है. यू हैव सर्व्ड योर नेशन and your nation is proud of you for the work you have done, and your nation is proud of you for the service you have given. और जिस तरह आपको डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया. लेकिन सर मैं आपसे तकरीबन एक आधा आखिरी सवाल पूछता हूं ताकि हम डिस्कशन को ज्यादा लंबा ना करें. एंड वी विल कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. जल साहब ये जो DGMO की टॉक्स हुई है, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज आई हैव स्पोकन टू मेनी फ्रेंड्स इन इंडिया and we have spoken to many people in Pakistan. It seems that the environment is very conducive. Talks are going good. The military leadership from both the sides, they have just shown magnanimity, and they have the support of the political leadership. Zahiri baat hai, Modi sahab ki aur Imran sahab ki isme support hai. How do you see? You have served on the LOC. You have served at the top strategic forums of the India. How do you see and ये क्या इसको कैसे देखते हैं, and what do you see के future में it will continue and things will remain calm? कमर साहब आपने बहुत सुंदर सवाल किए हैं, and I will give the pointed reply. First pointed reply is, I think you need to revise what is the sovereignty of India and the territorial integrity of India. Let me put it very candidly and very firmly. POK and Gilgit-Baltistan will be integrated back to India. Let's have no doubt, and please write it down in capital letters on this. Second is, I've got a great respect, soldier to soldier, for the soldiers in your nation. I've got a great respect. In fact, I have visited Pakistan twice while serving, and as a soldier to soldier, for the professionalism, I got a great respect. But honestly, when a soldier starts interfering in the governance,
when soldiers start interfering in the economy, when soldiers start getting into the unsoldierly and unethical areas of terrorism, that is wrong. And let me be candid about this. Third point is, you asked me on the DGMO talks. I have served in the DGMO office twice for almost about 5-6 years. And let me tell you, I have also I have personally talked on this DGMO hotline, and I'm very happy about what has gone about recently. And I think it's a welcome step, and it's an excellent forum where the sensitive issues can be talked and discussed. So it's a very good mechanism which is there, and I'm happy, and I welcome the DGMO talks and the joint statement which has come out of it. You repeatedly asked me regarding 2014 and beyond. Let me tell you one thing very candidly, that few of the changes, trends, and few of the transformation which have taken place in India, both from the governance point of view and from the military point of view. First, from the governance point of view, there is a clear indication and the trend that India will hereafter take hard decisions. India will be resolute in whatever it does. India's national will be absolutely translated onto the ground. And next is sovereignty and territorial integrity. This is the highest point that we have as a nation. Next is the change which has taken place. Now it is no more just being reactive. It will be preemptive and proactive. And whenever there will be a violation, then the answer, retaliation, will be punitive and it will be precise and will be given in professional way. And I would say in the end, although maybe that because of constraints, you are not able to take in the way I was trying to put it across to you, but I want to be candid. If you take out the clout of what Pakistan Army, ISI and the terrorist group will think, I think Pakistan will have to divorce itself from Kashmir card and the terrorism card. I think you please underline it. You carry out discussion with your own intellect community, and you will find that long-term answer. Because I heard you in one of your YouTube saying that Pakistan has got to start looking at next 15, 20, 25 years. If you want to look into that area, if you want to look into the economy, if you want to look into the nation governance, and if you want to be truthful to the Awam of Pakistan, you will have to ensure that you distance yourself from radicalization, extremism, fundamentalism, and these two cards, that is the Kashmir card and the card of terrorism. And let me tell you the last point, and very emphatically, that POK and Gilgit-Baltistan will be taken back. My request to you is that a deep introspection is required to be done within Pakistan for the need of Pakistan nation and Awam. My request to you is, or the compulsion of Pakistan is, strategic reversal. Please understand what is the meaning of strategic reversal. That means the strategies, policies, and directions that the Pakistan was following on the route of terrorism, on the route of collusion with the wrong people, that has got to cease. Thank you. जल साहब, थैंक यू वेरी मच. आपके साथ जब भी बात होती है बड़ी एनलाइटनिंग होती है, लेकिन बस आखिरी एक दो पॉइंट में, आई वोंट गो इन डिटेल. जो आपने बातें की है मैं उसका रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा क्योंकि आई हैव गिवन माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस. बट आई थिंक आपने कहा कि फौजी जो है वो गवर्नेंस में आ जाते हैं. मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो हमारी लीडरशिप है, दे सपोर्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस and the political stability in the country. माजी में गलतियां हुई हैं, we understand, nobody accept कि गलती जो हुई है वो दोबारा रिपीट की जाएगी. So that is something which is well there. दो चीजें आपने कही, दहशतगर्दी और कश्मीर. मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी की तो हम खुद अफेक्टी हैं और हमने जंग भी लड़ी है, and we have won the war against terrorism. लेकिन इंडिया बार बार कह रहा है कश्मीर is a cornerstone of Pakistan's foreign policy. So obviously it will stay, but definitely हमें बात करनी है, डायलॉग करना है, डिस्कशन करनी है और हमें इस मसले को हल करना है. And as soon as हम इसको हल कर लें, it's good for India, Pakistan and the people of the Kashmir. Jal Sahab, it's always a pleasure talking you. It's always great to learn from you and to know that how a 3-star general, the former DGM or the former deputy army chief, ये आपके जो experiences हैं, that gives us so much
and the people learn from you, and the youth definitely that learns that कि हमें माजी में हम कैसी चीजें नहीं और हमें फ्यूचर में हमें कैसे जाना है. As you always like to answer, the way forward, I think the way forward, which you will agree and I agree, is that we have to talk the way you have appreciated the DGMO talks, the way you have, as a soldier, you have respected the decision of both the militaries. I think अगर हम DGMO level पे बात हो सकती है तो हम हर सतह पे बात कर सकते हैं, and things will be very normal in coming days and time. Thank you very much, Jan sir. कमर जी, last point I want to say, आपने इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड यूज किया. You said कश्मीर इज द कॉर्नरस्टोन फॉर पाकिस्तान. लेकिन इस कॉर्नरस्टोन ने पाकिस्तान को एक कॉर्नर में लाके खड़ा कर दिया. इस कश्मीर के कार्ड ने पाकिस्तान को जला दिया. इस कश्मीर के कार्ड ने आपको ऐसी कंडीशन में खड़ा कर दिया है कि आपको बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ गई है. थिंक अबाउट इट. ऑल द बेस्ट टू यू. नाइस टॉकिंग टू यू. जन साहब, आप बेशक जो मर्जी कहें, लेकिन यही कश्मीर कॉज है जिसकी वजह से पाकिस्तानी हम आपको आपके खतरों को, और आप जब हमें हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन बनाते, मिसाइल बनाते बनाते हम एक रीजनल पावर बन गए. और आपके खौफ ने हमें ये कहा कि भाई मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो और इंडिया का मुकाबला करना है. आपने बड़ा हमें डराने की कोशिश की है, लेकिन वी बिकेम अ पावर एंड नाउ वी शेयर द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स व्हेन इट कम्स टू one of the strongest military that protects this nation and the sovereignty. I hope it was a wonderful discussion talking you. आपके साथ बात तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, और मजा भी आता है, and we stay engaged in the talk. Thank you very much, Jan Saab, once again. Firstly, I wish you all the best. My best wishes to you. Thank you very much, Jan Saab, and I really find these blessings for everyone in India, and I hope things will be good. Thank you, sir. Thank you.